सूरज ढल चुका था और आसमान में लाली की जगह पर एक अजीब सी स्याही घुलने लगी थी। सोमगढ़ गांव के मुखिया रामदीन के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी विक्रम को पास बुलाया और कहा, विक्रम, क्या तुमने पूरे सोमगढ़ में मुनादी करवा दी है? याद रखना, आज रक्त पूर्णिमा है। आज की रात चांद सफ़ेद नहीं बल्कि उस डायन की आंखों की तरह लाल होगा। विक्रम बोला, जी मुखिया जी, मैंने हर टोले में जाकर सबको खबर कर दी है कि आज रात कोई अपने चौखट के बाहर पैर नहीं रखेगा। पर मुखिया जी, क्या वाकई वो लौट कर वापस आएगी पिछले साल की तरह? मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, वो आती नहीं है विक्रम, वो चुनी जाती है। वो छलावे की रानी है, रानी। जब तक तुम्हें एहसास होगा कि सामने खड़ा इंसान वो नहीं है, तब तक तुम्हारी रूह उसके कब्जे में होगी। और सुनो, ठीक 9 बजे के बाद गांव के हर गलियों में सन्नाटा पसर जाना चाहिए। गांव के हर घर के बाहर एक मिट्टी का दिया जलते रहना चाहिए ताकि उसकी काली परछाई घर में दाखिल ना हो सके। विक्रम ने कहा, आप फिक्र ना करें मुखिया जी, पंडित जी ने गांव के सरहद पर अभिमंत्रित भस्म से लकीर खींच दी है। अब वह अंदर कदम नहीं रख पाएगी। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था जहां आर्यन और उसका छोटा भाई नितिन अपनी दादी के साथ रहते थे। वे दोनों पढ़े लिखे थे और समझदार भी थे। उस कमरे में एक पुरानी लालटेन की रोशनी थरथरा रही थी। उनकी दादी ने कहा, नितिन, खिड़की की कुंडी ठीक से लगा दे बेटा, आज की हवा में अपशकुन की गंध है। आर्यन अपनी दादी की बात पर हंसते हुए बोला, दादी, आप भी ना, 2026 चल रहा है और आप अभी भी इन अंधविश्वासी कहानियों में फंसी हैं। भला आज भी कोई डायन वायन होती है क्या? यह सब बस मन का वहम है और कुछ नहीं। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, वहम नहीं है आर्यन, ये मेरी आंखों का देखा सच है। सालों पहले जब ऐसी ही रात आई थी तो मैंने अपनी सहेली को उस अंधेरे में खोते देखा था। उस डायन का चेहरा किसी भी आम औरत जैसा हो जाता है। वह किसी भी इंसान का रूप धारण कर लेती है। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास होती है। वो तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी आवाज बनकर बुलाती है और जो भी उसके चंगुल में फंस गया वह फिर कभी मुड़कर वापस नहीं आया। आर्यन बोला, दादी, ये भी तो हो सकता है कि लोग शायद रास्ता भटक गए होंगे या किसी जानवर का शिकार हो गए होंगे। विज्ञान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। दादी ने वापस से चेतावनी देते हुए कहा, आर्यन, विज्ञान वहाँ खत्म हो जाता है जहाँ से ये काली शक्तियाँ शुरू होती हैं। तुम बस याद रखना, आज की रात चाहे कोई भी गला फाड़ फाड़ के तुम्हें पुकारे, चाहे वो तुम्हारा कोई भी कितना भी करीबी क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। आर्यन ने अपनी दादी की बात सुनी और खामोश हो गया। बाहर गलियों में सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। आर्यन और उसका छोटा भाई अपनी दादी की बात मानकर घर के बाहर दिए जला रहे थे। तभी वहां से शंकर काका गुजर रहे थे। आर्यन ने काका से पूछा, काका, क्या वह सच में अपनी आवाजें बदल लेती है? काका ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, पहले तुम्हें दूर से किसी के रोने की आवाजें आएंगी और फिर तुम जब उस आवाज की खोज में निकलोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे बहुत करीब खड़ा है और गहरी सांसें ले रहा है। और जब तुम्हें उसकी सांसों की गर्माहट महसूस होने लगे तो समझ लेना कि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है। तभी वहां से पंडित जी निकल रहे थे। उनके हाथ में एक पीतल का कमंडल और रक्षा सूत्र था और वो रात में पूरे गांव का एक चक्कर लगा रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या सारे घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे हैं या नहीं। तभी पंडित जी ने उन सबको चेतावनी देते हुए कहा, सावधान, रात के 9 बजने वाले हैं। अब से लेकर भोर की पहली किरण तक
ये गांव मौत के घेरे में है। अगर बाहर अंधेरा तुम्हारा नाम पुकारे या तुम्हारी अपनी माँ ही मदद के लिए क्यों न गिड़गिड़ाए, तो भी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि वो उसका छलावा होगा। और इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। गांव के मुहाने पर रज्जो काकी अपना ढाबा बंद कर रही थी। वहीं गांव का बिगड़ैल लड़का समीर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। रज्जो काकी ने उस समीर से कहा, अरे ओ समीर, घर जा बेटा, आज की रात काल मंडरा रहा है। समीर हंसते हुए बोला, अरे काकी, तुझे तो पता है कि मैं इन फालतू बातों में विश्वास नहीं करता और ना ही मैं इन फालतू बातों से डरता हूँ। अगर वो डायन इतनी ही ताकतवर है तो आए मेरे पास, मैं भी तो देखूं कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेती है। रज्जो काकी गंभीर आवाज में बोली, पागल मत बन समीर, तुझे याद नहीं मंगरू ने भी यही गुस्ताखी की थी। आज उसकी लाश का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। खैर छोड़ इन बातों को, कुछ राज मौत के साथ ही दफन रहे तो अच्छा है। समीर ने काकी की बात को अनसुना कर अंधेरे की ओर बढ़ गया। रात के 12 बज रहे थे। अब तक पूरे गांव के दिए बुझ चुके थे। आर्यन अपने कमरे में लेटा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि दादी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। आर्यन ने मन ही मन बोला, सब डरपोक हैं, पर मैं नहीं। मुझे आज इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा। देखूं तो सही कि आखिर वो डायन दिखती कैसी है। इतना कहकर उसने दबे पांव अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने आंगन पार किया, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका उससे टकराया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, आर्यन, कहाँ हो तुम? इतना सुनते ही आर्यन के कदम जम गए, क्योंकि अभी जो आवाज उसने सुनी वो उसकी माँ की आवाज थी, जो सालों पहले गुजर चुकी थी। आर्यन भावुक होकर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह हुबहू उसकी माँ जैसी दिख रही थी। वही साड़ी, वही चेहरा, वही ममता भरी मुस्कान। वह हकलाते हुए बोला, माँ, आप यहाँ कैसे? उसने जवाब दिया, बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने कहा था ना कि यह सब झूठ है। देखो, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। आओ, मेरे पास आओ। आर्यन सम्मोहित होकर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका तर्क, उसका विज्ञान, वहां सब धुंधला पड़ गया। बस उस ममता भरी गोद में अपना सिर रखना चाहता था। जैसे ही आर्यन ने उस आकृति का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक से एक जोरदार आवाज पीछे से गूंजी, पीछे हटो आर्यन, वो तुम्हारी माँ नहीं है। यह आवाज पंडित जी की थी। उन्होंने हाथ में जलती हुई मसाल और अभिमंत्रित त्रिशूल ले रखा था। जैसे ही मसाल की रोशनी उस आकृति पर पड़ी, उसका चेहरा किसी सड़े हुए मांस की तरह पिघलने लगा। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई और हाथ लंबे नुकीले नाखूनों में बदल गए। वह छलावा अब अपने असली भयानक रूप में आ चुका था। डायन की एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। यह सब देखकर आर्यन के होश उड़ गए। वह हक्का बक्का रह गया। पंडित जी ने उस त्रिशूल से डायन को भस्म कर दिया, लेकिन वह डायन जाते जाते बोली, आज नहीं तो कल मैं फिर आऊंगी। सोमगढ़ का कोई घर खाली नहीं बचेगा। मैं वापस जरूर आऊंगी। एक जोरदार काली आंधी चली और वह डायन धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। आर्यन यह सब देखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। पंडित जी ने आर्यन को होश में लाया और बोला, आज तो तुम्हारी जान बच गई आर्यन, पर याद रखना, छलावा
हमेशा तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाता है। यह रात रोशनी की नहीं बल्कि उस अंधेरे की है जो इंसान के अंदर छिपा होता है। अगले दिन सुबह हुई, पर गांव वालों की आंखों में अब भी वह खौफ था। वे जानते थे कि पूर्णिमा फिर आएगी और वह डायन अपना हिसाब पूरा करने फिर लौटेगी। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।